So we are going through power plants, thermal power plants. Power plants बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. पावर प्लांट्स में को बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट क्या क्या टाइप में डिवाइड कर सकेंगे? कैप्टिव पावर प्लांट एंड इंडिपेंडेंट पावर प्लांट, जिसको हम बोलते हैं सीपीपी या फिर आईपीपी, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट, आईपीपी. सीपीपी जो है उसी को हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी, है ना. तो सीपीपी क्या है? जो हमारा मशीन से, जो एक इंडस्ट्री है, हमारे मशीन्स को चलाने के लिए हम ही को पावर चाहिए, तो हमने अपना एक पावर प्लांट बिठा दिया. ये आईसो भी चल सकता है और पैरेलल मोड में भी चल सकता है. पैरेलल मतलब ग्रिड के साथ कनेक्टेड हो सकता है, ग्रिड से आईसो भी चल सकता है. आईसो का मतलब होता है आइसोलेटेड टू ग्रिड, ग्रिड के साथ कोई लेना देना नहीं है, हमारा चलेगा. और ऐसा भी हो सकता है कि ग्रिड के साथ कनेक्टेड है, ग्रिड से हो सकता है थोड़ा सा पावर हम ले रहे हो, या फिर ग्रिड में कुछ पावर हम बेच रहे हो. दोनों चीज पॉसिबल है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि अगर हम क्या करें, पकड़ लो मेरा रिक्वायरमेंट है 13 मेगावाट का. अब 13 मेगावाट का रिक्वायरमेंट है, मैंने क्या किया, मैंने 15 मेगावाट का प्लांट बिठा दिया, तो 2 मेगावाट बच गए ना मेरे. वो 2 मेगावाट में बेच दूंगा ग्रिड को, ट्रेडिंग करेंगे, पावर ट्रेडिंग. सो सीपीपी एंड आईपीपी, ये डिपेंड करता है कि पावर मैं अपने लिए यूज कर रहा हूं कि मैं डायरेक्टली ग्रिड को दे रहा हूं. और क्या कैटेगरी हो सकती है? बेस्ड ऑन द एनर्जी इनपुट, कि हम इनपुट एनर्जी कहां से, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो हम बना नहीं सकते हैं. हम क्या कर सकते हैं? एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में ट्रांसफर कर सकते हैं. तो हम कौन सा एनर्जी से ट्रांसफर कर रहे हैं उसके ऊपर बेस करके हम लोग पावर प्लांट को डिवाइड करेंगे. हाइड्रो पावर प्लांट, जिसमें हम वाटर हेड पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. थर्मल, जहां पे किसी भी एक टाइप का फ्यूल, मतलब केमिकल एनर्जी, उससे जो हीट प्रोड्यूस होता है, उस हीट से हम क्या कर रहे हैं? स्टीम बना रहे हैं, और फिर उस स्टीम के वेलोसिटी को या फिर एंथैल्पी को, हीट एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं. समझ में आ रहा है? सो केमिकल अल्टीमेट क्या है? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी. थर्मल अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, गैस टरबाइन हो सकता है, स्टीम टरबाइन हो सकता है. फ्यूल जो होगा वो गैसियस फ्यूल हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है. फ्यूल का क्वालिटी कैसे चेक करना है आप लोगों को पता है अभी. कैलोरीफिक वैल्यू देखेंगे. लिक्विड होगा तो सिंगल कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगा, हाइड्रोकार्बन्स, फॉसिल फ्यूल्स. सॉलिड फ्यूल होगा तो फिर उसमें एलसीवी एंड एचसीवी, जीसीवी एंड एनसीवी, जिसको बोलते हैं ग्रॉस एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगा, है ना. सो कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट क्या होगा? या तो किलो कैलोरी पर केजी या फिर किलो जूल पर केजी. तो एक यूनिट फ्यूल जलाने से कितना हीट प्रोड्यूस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं उसका कैलोरीफिक वैल्यू. वो तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो गया किसी भी फ्यूल का. और क्या देखना जरूरी होता है? हमको ये देखना जरूरी होता है कि एक अच्छा फ्यूल होने के लिए हमको ये देखना जरूरी होता है कि उसमें कोई पॉल्यूटेंट तो नहीं है, ऐसा कोई कंपोनेंट तो नहीं है जिससे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो, हानिकारक गैस निकल रहा हो, तो वो फ्यूल अच्छा नहीं हो सकता है. और क्या देखते हैं? इग्निशन टेम्परेचर क्या होना चाहिए एक अच्छे फ्यूल का? इग्निशन टेम्परेचर क्या होना चाहिए एक अच्छे फ्यूल का? इग्निशन टेम्परेचर क्या होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए कि बहुत ज्यादा होना चाहिए? लो और हाई? वेरी लो और वेरी हाई इग्निशन टेम्परेचर ऑफ ए गुड फ्यूल? बताओ. इग्निशन टेम्परेचर मस्ट बी मॉडरेटली, नॉट वेरी लो और नॉट वेरी हाई. अगर वेरी लो होगा
तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर पे ही जल जाएगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे जल जाएगा। थोड़ा सा कुछ हुआ और आग लग गई, तो ये तो अच्छा फ्यूल नहीं हो सकता है, प्रॉब्लम है उसको रखने में। और अगर बहुत ज्यादा होगा तो उसको जलाने के लिए फिर से हम अपने को मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो एक गुड फ्यूल मस्ट बी सच कि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर समझ में आता है ना। क्या है इग्निशन टेम्परेचर? इनिशियल टेम्परेचर जितना उसको चाहिए टू बर्न। बर्निंग क्या है? बर्निंग क्या है एक्चुअली? बर्निंग बर्निंग क्या है? हम बोलते हैं जल रहा है, जलना होता क्या है? हाँ हाँ, वही क्या है? आग लगना क्या है? ये आग है क्या? बर्निंग क्या है? ऑक्सीजन, केमिकल रिएक्शन विथ ऑक्सीजन जिसमें बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन व्हिच हीट इज प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी, वही तो बर्निंग है। किसके साथ रिएक्शन हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। ऐसे तो आग लगना, तो आग लगना सबको पता है, लेकिन है क्या चीज? वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और हाई टेम्परेचर रिलीज कर रहा है ना। तो फ्यूल का कॉन्सेप्ट अपने को आ गया। कोई भी हमसे कोई सवाल करे तो उसके ऊपर हम लोग जवाब दे सकते हैं। कन्वेंशनल हो सकता है, नॉन कन्वेंशनल हो सकता है, कन्वेंशनल फ्यूल या फिर रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। क्लासिफाई कर सकते हो कि कौन सा रिन्यूएबल है, कौन सा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। कोल और चारकोल में आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा कोल है, कौन क्या चारकोल है। चारकोल इज हाफ बर्न्ट वुड, जिसका इग्निशन टेम्परेचर कोयला से बहुत कम होगा, कैलोरीफिक वैल्यू भी कम होगा, है ना। और ये जल्दी जलेगा, इग्निशन टेम्परेचर कम है तो जल्दी जलेगा। लेकिन कोयले का इग्निशन टेम्परेचर कितना होता है? कोल का इग्निशन टेम्परेचर 600 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अबव। 600 डिग्री के ऊपर अगर नहीं जाएगा तो फिर कोयला नहीं जलेगा। कोयला जलाने के लिए मिनिमम 600 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। तो आप बॉयलर में सिर्फ ऐसे ही कोयला डाल दिया और आग लगा दिया नहीं होगा। पहले आपका फार्नेस का टेम्परेचर कहाँ तक जाना पड़ेगा? 600 डिग्री के ऊपर, तब जाके मेरा कोयला जलेगा। अब 600 डिग्री तक अचीव करना पड़ेगा ना उस टेम्परेचर को फर्नेस के अंदर। कैसे करेंगे? या तो ऑयल की मदद से करेंगे। तेल का टेम्परेचर कम होता है, इग्निशन जल्दी से आग लग जाएगी। तो अब डीजल यूज कर लो, केरोसिन यूज कर लो। तो तेल अगर कंटिन्यूअसली देंगे तो एक स्प्रे सिस्टम रखना पड़ेगा वहां पर। अदरवाइज क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा केस में एएफबीसी बॉयलर है और उसको अगर हमको फायरिंग करना है, बॉयलर को फायरिंग करने को क्या बोलते हैं? लाइट अप। तो बॉयलर को अगर हम उसको लाइट अप करना है तो मैं क्या करूंगा, ये देखते हैं आज। लाइट अप का प्रोसीजर थोड़ा सा समझते हैं। पकड़ लो, ये मेरा फार्नेस है ना। अब फार्नेस के अंदर क्या है भाई? बहुत सारे एयर नोजल्स है कि नहीं? एयर नोजल्स है। ये सारे मेरे एयर नोजल्स हैं। और हर एक कंपार्टमेंट पे मैं पकड़ रहा हूँ कोल नोजल, चार चार कोल नोजल है एक एक कंपार्टमेंट पे। चार चार कोल नोजल है और मेरा जो ये एफबीसी बॉयलर है, ये मैं पकड़ रहा हूँ कि चार कंपार्टमेंट पे डिवाइडेड है। कंपार्टमेंट वन, कंपार्टमेंट टू, कंपार्टमेंट थ्री एंड कंपार्टमेंट फोर। ये डिवीजन कहाँ पे? एयर बॉक्स या फिर विंड बॉक्स में डिवीजन है, फर्नेस के अंदर कोई डिवीजन है नहीं। अभी लाइट अप करने के लिए अपने को क्या चाहिए? सबसे पहले तो इस बेड के ऊपर क्या देना पड़ेगा? क्या बिछाएंगे?
इस बेड में क्या लाएंगे? सैंड लेंगे, या फिर इसको हम बोलेंगे बेड मटेरियल। बेड मटेरियल, जिसका जिसको हम रिफ्रैक्टरी वेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? एल्यूमिनियम और सिलिका। सिलिका का परसेंटेज ज्यादा होता है, 65%, 75% का सिलिका रहता है। सॉरी, 65, 55% या 65% का सिलिका कंटेंट होता है, जो हीट को रिटेन करके रखता है। तो बेड मटेरियल हमने डाल दिया एक लेयर। अब इस बेड मटेरियल को क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर हम क्या देंगे? ड्राई चारकोल बिछाएंगे। क्या बिछाएंगे? ड्राई चारकोल। अब ये जो चारकोल देंगे ना, ये पूरा बेड में नहीं देंगे, हम सिर्फ फायरिंग कंपार्टमेंट या फिर कंपार्टमेंट नंबर 1 पे ही लाइट अप करेंगे। एएफबीसी बॉयलर को लाइट अप करने के लिए हमको पूरा एक साथ पूरे सारे बेड को लाइट अप नहीं कर सकते, होमोजेनियस इग्निशन नहीं होगा, लाइट अप फेल होगा। इतना बड़ा बेड है, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ एक बेड को ना पहले आग लगाएंगे। तो इस 1 नंबर कंपार्टमेंट जो होगा, उस 1 नंबर कंपार्टमेंट पे हमने चारकोल बिछा दिया। चारकोल का साइज क्या होना चाहिए? चारकोल का साइज होना चाहिए 10 से 15 mm का साइज हो। 10 to 15 mm साइज का कोयला लेंगे और 1 नंबर कंपार्टमेंट पे पूरा लेआउट कर। क्लियर? अब इसको आग लगाओ। अब चारकोल जल जाएगा क्या? ऐसे ही आग लगाने से तो पूरा फैलेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे? इसके ऊपर, ये हो गया मेरा ड्राई चारकोल लेयर। क्या दे दिया? ड्राई चारकोल। ओके। अब इसके ऊपर क्या देंगे? वेट चारकोल देंगे। इसके ऊपर एक लेयर वेट चारकोल। ये वेट किस में भिगोया हुआ है? केरोसिन में या फिर डीजल में भिगोया हुआ चारकोल हमने ऊपर एक लेयर दे दिया। और उसके बाद स्वेब बना के, स्वेब मतलब समझते हो? पकड़ लो, आपने कुछ कपड़ा ले लिया, कपड़े में तेल लगा के उसका स्वेब बनाया, उसमें आग लगा लगा के जगह जगह पे फेंक देंगे। पकड़ लो, ये पूरा का पूरा मेरा फर्स्ट कंपार्टमेंट 1 का फार्नेस का इंटरनल है। मैं अगर यहाँ पे आग लगाऊं, तो यहाँ पे पहुंचते पहुंचते ये वाला जो पार्ट है ना, उसका चारकोल जल जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर बिल्डअप होते होते ये ठंडा हो जाएगा फिर से। हमको चाहिए होमोजेनियस, एक ही साथ टेम्परेचर ग्रो करे, राइज करे। तो हम जगह जगह पे क्या करेंगे? एक ही साथ 4-5 स्वेब बना के फैला देंगे आग को, तो आग चारों तरफ पूरा बेड में फैल जाएगा। अब धीरे धीरे क्या होगा? आपका चारकोल, पहले तेल जलेगा, तब तक इग्निशन टेम्परेचर ऑफ चारकोल आ जाएगा मैक्सिमम 150 डिग्री, 160 डिग्री हो गया। चारकोल जलने लगा। जब चारकोल जल रहा है, तो चारकोल जब जल जल के आधा जलेगा तो हीट पूरा रिलीज होगा। तो आपका बेड का ऊपर वाला जो पार्ट है, क्या कहते हैं इसको? टॉप। बेड का टॉप। तो टॉप टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ये तो अल्टीमेटली बालू है, पत्थर है, तो वो तो नीचे वाला पार्ट गर्म होगा नहीं इतना आसानी से। तो आप देखोगे जब हम लाइट अप करते हैं, तो टॉप टेम्परेचर बढ़ेगा। शुरुआत में टॉप टेम्परेचर हुड़ हुड़ करके बढ़ रहा है, लेकिन बॉटम टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। 100 डिग्री, 150 डिग्री तो राइज हो रहा है। बॉटम टेम्परेचर धीरे धीरे 1 डिग्री, 2 डिग्री बढ़ रहा है। टॉप टेम्परेचर 10-20 डिग्री करके बढ़ रहा है, क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट पे है आपके। और उसके बाद एक टाइम आएगा जब हमको लगेगा कि हाँ, अब चारकोल पूरा गर्म है। हम क्या करेंगे? इसको मिक्सिंग कर देंगे। मिक्सिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपका एफडी का हेडर लगा, एफडी का लाइन लगा हुआ है, डंपर लगा हुआ है। आप डंपर को जस्ट खोलोगे और बंद कर दोगे। जैसे ही डंपर खोले, हवा आई, हवा आई तो फ्लूइडाइज हुआ, मिक्सिंग हो गया, और फिर से बंद कर दिए। अब क्या हो गया? चारकोल, गरम चारकोल, रेड हॉट चारकोल और ये जो बेड मटेरियल है, दोनों मिक्स हो गया। मिक्स हो गया तो होमोजेनियस, अब नीचे और ऊपर दोनों
अब बढ़ने लगा। ठीक है, जैसे मिक्सिंग दिया तो थोड़ा सा टॉप टेम्परेचर डाउन हुआ, बॉटम टेम्परेचर राइज हुआ। तो ये जो टॉप टेम्परेचर बॉटम टेम्परेचर देखेंगे तो शुरुआत में क्या होगा, टॉप टेम्परेचर बढ़ रहा है, बॉटम टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ रहा है। उसके बाद हमने मिक्सिंग दिया, जैसे मिक्सिंग दिया टॉप टेम्परेचर डाउन हुआ, बॉटम टेम्परेचर और बढ़ गया, और फिर यहां से दोनों साथ साथ बढ़ने लगे। अब टॉप और बॉटम टेम्परेचर दोनों साथ साथ ऊपर जा रहे हैं। जब ये टेम्परेचर 600 डिग्री क्रॉस करेगा, 600 डिग्री जैसे ही क्रॉस किया टेम्परेचर, हमने क्या किया, अपना कोल फीडर खोल दिया। अब मेरा कोयला आना शुरू हुआ। तो कोयला जैसे आएगा, गर्म है मेरा बेड, कोयला क्या होगा, जलेगा। अब कोयले का साइज क्या हो एफबीसी बॉयलर में, कोयले का साइज कितना होना चाहिए, -6 mm साइज का कोयला है, 6 mm से छोटा कोयला। ठीक है, 6 mm से बड़ा नहीं देंगे, नहीं तो क्या होगा, कोल जलेगा नहीं, नीचे बैठ जाएगा और बेडैश में मुझको कोल मिलेगा। तो -6 mm साइज का कोयला रखो, उसमें फाइंस भी आएगा, -1 mm भी आएगा, कोई बात नहीं। अब 1 नंबर बेड आपका जल रहा है, कोयला आ रहा है तो जल रहा है। हाँ, हाँ छोटे छोटे कोयला पीस आएगा ना, -6 mm, 6 mm से छोटा होगा। चारकोल तो मोटा लेना है आपको, चारकोल अगर छोटा लोगे तब तो वो जल के जल्दी से जल जाएगा, ठंडा हो जाएगा फिर बेड मेरा। चारकोल अगर बहुत बड़ा टुकड़ा या फिर होमोजेनियस नहीं लोगे, मिक्सचर पकड़ लो 1-1.5 इंची साइज का चारकोल ले लेते हैं। ठीक है, इतना मोटा मोटा। अब पकड़ लो इतना बड़ा चारकोल का टुकड़ा है, कहीं छोटा है कहीं बड़ा है, तो क्या होगा, छोटा वाला जल्दी जल के खत्म होगा, बड़ा वाला जलेगा नहीं उतना जल्दी, तो फिर से होमोजेनियस मिक्सचर नहीं होगा हीट का। तो अपने को यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना है, तो हम डस्टी चारकोल जो है वो लेंगे नहीं, एकदम जो क्या कहते हैं इसको, जो पाउडर्ड चारकोल को जब तोड़ोगे तो क्या होगा, पाउडर भी आएगा, उसको रिजेक्ट कर देंगे। हम सिर्फ मोटा मोटा लम्प्स लेंगे, मोटा मोटा लम्प्स टुकड़ा लेंगे। और वो टुकड़े का साइज कैसा हो भाई, 1-1 इंची साइज का टुकड़ा हो, 10 से 15 mm का साइज का टुकड़ा हो तो चल जाएगा मेरा काम, बढ़िया रहेगा। जितना यूनिफॉर्म मेंटेन करोगे उतना अच्छा होगा लाइट अप। दूसरी बात ये होगा कि उस चारकोल को पहले सनड्राइड करना पड़ेगा, मॉइस्चर ना रहे चारकोल में। तो लाइट अप से पहले हम लोग क्या करेंगे, चारकोल को तोड़ेंगे, उसको साइज से अलग करेंगे, उसको धूप में सुखा के रखेंगे। ड्राई चारकोल चाहिए मुझको। एक पार्ट लेंगे और उसको केरोसिन में भिगो के रखेंगे, और फिर उसको लेआउट करते हैं। क्लियर हो गया। सो हाँ, बन कर ये मिक्सिंग है, क्योंकि अगर आप उसी टाइम पे फ्लूइडाइज कराओगे आपका चारकोल ठंडा हो जाएगा। चारकोल तो फैलते फैलते आधा जल ही जाएगा, उसमें अगर आप उसी वक्त अगर फ्लूइडाइजेशन शुरू करोगे जब आपका बेड का टेम्परेचर, क्योंकि बेड तो मोटा वाला पार्ट है, अपर लेयर टॉप का पार्ट तो छोटा है, और उसी में मिक्सिंग दिए और फिर अगर फ्लूइडाइज कराते हो तो हवा इसको ठंडा कर देगी। तो जस्ट मिक्सिंग देके छोड़ देना है ताकि टॉप एंड बॉटम टेम्परेचर दोनों बढ़ता रहे, क्योंकि हम अलग से और तो कोई फ्यूल दे नहीं रहे ना, जो हमने चारकोल बिछा दिया है वही जल के हीट को बढ़ाना है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पे फर्नेस के अंदर जो लाइट अप करते हैं उसमें ट्रिपल टी का एक कॉन्सेप्ट है। ट्रिपल टी मतलब पूछता भी है कभी कभी इंटरव्यू वगैरह में, व्हाट इज ट्रिपल टी। ट्रिपल टी का मतलब होगा टाइम, टर्बुलेंस एंड टेम्परेचर। सही टाइम पे सही टेम्परेचर पे सही टर्बुलेंस नहीं होगा तो फिर एफबीसी बॉयलर का लाइट अप फेल। ठीक है,
अगर आपने कोयला छोड़ने में थोड़ा सा देरी कर दिया तो इसका टेम्परेचर फिर से डाउन होना शुरू करेगा। अगर थोड़ा जल्दी दे दिया तब भी डाउन होना शुरू करेगा। तो एकदम प्रॉपर टाइम पे देना पड़ता है। और ये जो लाइट अप करते हैं, जो बॉयलर ऑपरेटर होते हैं जो फील्ड पे रहते हैं और लाइट अप करते हैं, तो करते करते ऐसा होता है कि उनको टेम्परेचर वो आपके डीसीएस पे देखने की जरूरत नहीं है, वो सपोर्टिंग है। कि वो आग देख के, फ्लेम देख के उनको पता चल जाएगा कि हाँ दिस इज द राइट टाइम, चलो आप कोयला छोड़ दो। जो फ्लेम होगा उस फ्लेम को दो चार बार आप भी देख लोगे तो समझ जाओगे हाँ भाई दिस इज द राइट टाइम, अभी कोयला छोड़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले, इससे बाद में फायदा नहीं है। तो फ्लूइडाइजेशन इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे। उससे पहले कुछ टेस्टिंग करेंगे, बेड स्टडी करेंगे, फ्लूइडाइजेशन स्टडी करेंगे। वो दैट इज नॉट योर पार्ट, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ प्रोसेस को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो अपने को क्या मेजर करना है, टॉप टेम्परेचर एंड बॉटम टेम्परेचर। अब कैसे मेजर करेंगे, आते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन पे। टॉप टेम्परेचर और बॉटम टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे, थर्मोकपल चाहिए उसके लिए। बेड का जो टेम्परेचर होगा वो बहुत हाई होगा, 800, 850, 900 डिग्री का टेम्परेचर रहेगा। अगर क्लिंकर बन जाएगा तो टेम्परेचर विल गो अप टू योर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अबव, तो आपका थर्मोकपल कट जाएगा। मेजॉरिटी टाइम पे ऐसा होता है कि बॉयलर के लाइट अप के टाइम पे ही आपका थर्मोकपल कट जाएगा। ये क्लिंकर फॉर्मेशन होता है, ऑपरेटर की थोड़ी सी गलती की वजह से क्या होगा, क्लिंकर फॉर्म करेगा। और फॉर्म करेगा कहाँ पे, जहां पे आपका थर्मोकपल लगा है ना, तो एक चीज तो मिला है सॉलिड, उसी के बगल में ही लग पकड़ लेगा। तो इतना हीट हो जाएगा कि आपका थर्मोकपल खराब हो जाएगा। बहुत बार हुआ है मेरे से। तो यहाँ पे दो थर्मोकपल चाहिए मुझको, एक चाहिए टॉप टेम्परेचर, एक चाहिए बॉटम टेम्परेचर। ये लंबा वाला थर्मोकपल लगाएंगे, एक बॉटम के लिए एक टॉप के लिए, 10 सेंटीमीटर का गैप दे। समझ में आ रहा है, टॉप टेम्परेचर एंड बॉटम टेम्परेचर। तो इसी तरीके से हर एक कंपार्टमेंट पे दो दो चार चार थर्मोकपल लगा के रखो, और इसी को एक टॉप के लिए एक बॉटम, एक टॉप एक बॉटम, एक टॉप एक बॉटम। और क्या देखना पड़ता है हमको बॉयलर में, देखना पड़ता है एयर बॉक्स प्रेशर। एयर बॉक्स, एयर बॉक्स प्रेशर कितना रहना चाहिए, वो mmWC में रहेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा मेरे बेड हाइट पे। पकड़ लो, यहां से आपने हवा छोड़ा और ये वाला प्लेट यहाँ पे है नहीं, इस प्लेट को क्या प्लेट बोलते हैं, इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट या फिर डीपी प्लेट। डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट या डीपी प्लेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये अगर प्लेट यहाँ पे ना हो और आपने यहां से एयरलाइन खोल दिया, तो हवा क्या होगी, बेड मटेरियल नहीं है, ये प्लेट ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो हवा क्या होगा, सीधा निकल जाएगा। आईडी खुला है, यहाँ पे कोई प्रेशर बनेगा, एयर बॉक्स पे कोई प्रेशर बनेगा नहीं। पकड़ लो, बेड मटेरियल नहीं है, हमने सिर्फ डीपी प्लेट लगा दिया है, और डीपी प्लेट जो है वो पूरा का पूरा सील है, कोई एयर नोजल नहीं है यहाँ पे। तो क्या होगा, मैक्सिमम प्रेशर बनेगा। ये डिपेंड करेगा मेरा एफडी फैन का डंपर कितना खुला है, कितना हवा आ रहा है उसके ऊपर, मैक्सिमम प्रेशर बनेगा यहाँ पे। अब हमने क्या किया, यहाँ पे नोजल लगा दिया है। नोजल लगाने से क्या होगा कि हवा तो निकलेगा, लेकिन कुछ एक रेस्ट्रिक्शन मिलेगा मुझको, देयर विल बी सम रेस्ट्रिक्शन। तो वो जो रेस्ट्रिक्शन होगा यहाँ पे, उस रेस्ट्रिक्शन के वजह से यहाँ पे एयरबॉक्स प्रेशर बिल्डअप होगा। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, इस एयर नोजल के ऊपर हमने बेड मटेरियल डाल दिया। अब हवा जो निकलना था, पहले जो निकल रहा था, अब क्या है, उसको और ज्यादा रेस्ट्रिक्शन मिल रही है, तो यहाँ पे ज्यादा एयरबॉक्स प्रेशर बन रहा है। तो जैसे जैसे बेड आपका भारी होता जाएगा, बेड भारी होता जाएगा, वैसे वैसे आपका एयरबॉक्स प्रेशर बढ़ता रहेगा। बेड मटेरियल जो है वो एकदम छोटा 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 ग्रेनुअल्स होंगे,
जलते जलते क्या होगा, उसका साइज थोड़ा मोटा होगा, जलेगा तो एक दूसरे से चिपकेगा, लगेगा तो थोड़ा फैल जाता है, मोटा होता है, हैवी हो जाता है फिर। तो वो धीरे धीरे आपका ईयरबॉक्स का प्रेशर बढ़ाएगा, बेड का वेट बढ़ेगा तो ईयरबॉक्स प्रेशर बढ़ेगी। तो एक ऑपरेटर को ईयरबॉक्स प्रेशर देखना जरूरी होता है, और ईयरबॉक्स प्रेशर देख के वो पता लगा सकता है कि मेरा जो बेड मटेरियल है वो अभी एग्जॉस्ट स्टेज पे है, अब मुझको नया बेड मटेरियल उसमें डालना पड़ेगा। जब नया नॉर्मल रनिंग पे नया बेड मटेरियल डालने का मतलब ये नहीं है कि पूरा साफ कर दो और फिर से नया डालो। वो क्या करेगा, कुछ बेड मटेरियल ड्रेन कराएगा और कुछ नया ऐड करेगा, कुछ ड्रेन कराएगा कुछ नया ऐड करेगा, हर शिफ्ट में करेगा या फिर एक एक दिन में करेगा, जैसा रिक्वायरमेंट है। ये डिपेंड करेगा किस पे, एक नंबर बेड एयर बॉक्स प्रेशर पे, दूसरा बेड का टेम्परेचर पे। अगर बेड टेम्परेचर रिटेन करके रख पा रहा है तो जरूरत नहीं है, लेकिन टेम्परेचर रिटेन नहीं कर पा रहा है तो फिर मुझको नया बेड मटेरियल उसमें मिलाना पड़ेगा। ठीक, समझ में आ रहा है कुछ कुछ? तो रनिंग में करेंगे। रनिंग के टाइम यहाँ पे क्या होगा, जो एक नंबर कंपार्टमेंट है उसके यहाँ पे हमारा एक मैन होल रहेगा, मैन होल रहेगा, उसको खोल के हम बेड मटेरियल चार्ज करेंगे, इसको बोलते हैं बेड मटेरियल चार्जिंग। बेड मटेरियल चार्ज करेंगे। अब बेड मटेरियल चार्ज करने के टाइम पे यहाँ पे इतना हाई टेम्परेचर है, 850 डिग्री का टेम्परेचर है फर्नेस के अंदर, और यहाँ पे खड़ा होकर लेबर क्या कर रहा है, बेड मटेरियल डाल रहा है, रिस्की है। तो उस वक्त आपको ये एंश्योर करना है कि आपका जो फर्नेस है ना वो निगेटिव प्रेशर पे ही रहे, वो पॉजिटिव होना नहीं चाहिए। अगर हल्का सा पॉजिटिव होगा तो फिर आग बाहर फेंकेगा, ये नेगेटिव रहेगा तो फिर शक कर रहा होगा। तो आप बेड मटेरियल को खाली उसके मुंह पे छोड़ दो, ये शक करके ले लेगा, फैला देगा, फ्लूइडाइजेशन चल रहा है। सो इसे कहते हैं बेड मटेरियल चार्जिंग, चार्जिंग ऑफ बेड मटेरियल। ठीक है, बेड मटेरियल चार्ज करते टाइम हम क्या करेंगे, आईडी फैन को थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे। आईडी फैन को बढ़ा दिए तो आपका जो ड्राफ्ट है वो ड्राफ्ट क्या हो जाएगा, निगेटिव ड्राफ्ट मेंटेन होगा। सो -10 -15 डिग्री का निगेटिव ड्राफ्ट मेंटेन कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वो शक कर रहा है, यहाँ पे आप छोड़ दो, बेड मटेरियल अंदर जा रहा है। समझ में आया? नया बेड मटेरियल किसका? हाँ, तो नया बेड मटेरियल कहाँ टेम्परेचर रहेगा, वो तो नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा। आपका बेड तो गर्म है ना, अब बेड मटेरियल ऑलरेडी यहाँ पे अंदर में 850 डिग्री का टेम्परेचर है, जब बेड मटेरियल डालोगे थोड़ा सा टेम्परेचर ड्रॉप होगा लेकिन कितना, आप तो बेलचा से दे रहे हो, इतना इतना बेड मटेरियल डाल रहे हो, कितना किलो डाल दोगे एक साथ? ठीक है, नहीं बेड मटेरियल तो तभी डाल रहे हो ना, ये तो डंपर खुला है, ये तो रनिंग में ही डालेंगे ना। ऑफ कंडीशन में कौन डालेगा, ऑफ कंडीशन में तो दूसरी बात है। रनिंग चल रहा है उसी वक्त हम बेड मटेरियल को ड्रेन कर रहे हैं, ड्रेन किए तो फिर नया बेड मटेरियल चार्ज कर दिए, तो फ्लूइडाइजेशन हो ही रहा है, तो वो तो मिक्स करा ही लेगा, ऑटोमेटिक मिक्सिंग होगी। जैसे फ्लूइडाइजेशन, हवा अगर सब में इस पूरे रूम पे अगर नीचे से बराबर का हवा आता है, और एक यहीं पे अगर मैं पकड़ लो बेड मटेरियल डाल के रखता हूँ, तो वो फैलेगा नहीं, पूरा का पूरा फैल जाएगा। ठीक है, हाँ होमोजेनियस हो जाएगा। तो देखो लाइट अप का प्रोसीजर समझने की कोशिश कर रहे थे। तो हम क्या बोल रहे हैं कि पहली बात है कि हमने देखा कि ये जो ईयर बॉक्स है उसके ऊपर जो प्लेट लगा हुआ है उस प्लेट का नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट या फिर डीपी प्लेट। ठीक है, तो जो बॉयलर ऑपरेटर्स होते हैं, शिफ्ट इंचार्ज होते हैं, पहला काम लाइट अप से पहले, कुछ भी चीज डालने से पहले अपने को करना पड़ता है डीपी स्टडी। फर्स्ट स्टेप इज, क्या करना पड़ता है, डीपी स्टडी क्यों करते हैं और उसका फायदा क्या है। डीपी स्टडी इसलिए किया जाता है कि पकड़ लो
आपका ये जो नोजल्स है, किसी एक कंपार्टमेंट का नोजल चौक हो गया है या फिर टूटा हुआ है। अगर टूटा हुआ है तो फिर उसका प्रेशर, एयरबॉक्स प्रेशर कम मिलेगा। अगर चौक हो गया तो उसका एयरबॉक्स प्रेशर ज्यादा मिलेगा, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, जब डीपी स्टडी करेंगे तो हर एक कंपार्टमेंट का अलग अलग से नोट डाउन करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, दिखाएंगे हम आपको टेबल, जिसमें हम क्या करेंगे, आईडी का पोजीशन नोट करेंगे, एफडी का पोजीशन नोट करेंगे, मतलब पोजीशन मतलब डंपर का पोजीशन, या फिर अगर वीएफडी है आईडी में और एफडी में तो वीएफडी उसका आरपीएम नोट करेंगे कि कितना आरपीएम, कितना परसेंटेज पे कितना फ्लो हो रहा है। एफडी का फ्लो नोट करेंगे, इतना फ्लो जा रहा था हवा का, और उसको कोई बेड मटेरियल तो है नहीं, तो हमने इतना फ्लो में देखा कि भाई इतना एयरबॉक्स प्रेशर मिल रहा है। हम फार्नेस को उस वक्त -5 mmWc पे मेंटेन कर रहे हैं। आईडी चला के जैसे जैसे हम एफडी को बढ़ाएंगे तो आईडी को भी बढ़ाएंगे और -5 mmWc ही मेंटेन करेंगे फार्नेस पे, क्योंकि ये तो इफेक्ट डालेगा ना इसको। ये अगर 0 होता तो जो ड्राफ्ट मिलता तो पकड़ लो मुझको 100 mmWc का प्रेशर मिल रहा है, तो एक्चुअल में अगर ये ड्राफ्ट नहीं होता तो फिर कितना मिलता मुझको, 105, -5 एक्स्ट्रा मिल रहा है। सिमिलरली इसमें अगर 100 मिल रहा है तो फिर इसमें पकड़ लो 105 मिला या फिर 102 मिला, 98 मिला तो ठीक है, बराबर है। लेकिन पकड़ लो इसमें मुझको कितना मिल रहा है, 120 मिल रहा है, 125 मिल रहा है, और इसमें 100 है, इसमें 100 है, इसमें 100 है। इसका मतलब इस कंपार्टमेंट के नोजल्स में प्रॉब्लम है। कम मिल रहा है तो नोजल टूटा हुआ है, ज्यादा मिल रहा है तो नोजल चौक है। आई हैव टू चेक इट आउट। चौक है तो उसको खोलना पड़ेगा, टूटा हुआ है तो नोजल उसको चेंज करना पड़ेगा। ये काम सबसे पहले कर लेना है लाइट अप से पहले। तो हो गया हमारा डीपी स्टडी। अब इंश्योर्ड है कि सारे ये फर्नेस के अंदर सारे नोजल्स मेरे ओके हैं, और मुझको ये भी पता चल गया इतने फ्लो पे डीपी के वजह से इतना एयरबॉक्स प्रेशर जनरेट हो रहा है। मैं 100 मान के चल रहा हूँ। समझ में आया बात। नेक्स्ट काम क्या करेंगे, अभी बेड मटेरियल इस पे डालेंगे। बेड मटेरियल पूरा का पूरा चारों बेड पे बेड मटेरियल डालेंगे, और फिर हम क्या स्टडी करेंगे, बेड मटेरियल डालने के बाद बेड स्टडी करेंगे। बेड मटेरियल डालने के बाद क्या स्टडी करेंगे, बेड स्टडी करेंगे। बेड स्टडी या फिर इसको फ्लूइडाइजेशन स्टडी भी बोलेंगे। क्या स्टडी होगा इसमें, कि मिनिमम फ्लूइडाइजेशन एंड मैक्सिमम फ्लूइडाइजेशन। ठीक है, क्योंकि रनिंग में वो सब देखना पॉसिबल नहीं है। तो मिनिमम फ्लूइडाइजेशन एंड मैक्सिमम फ्लूइडाइजेशन ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम लाइट अप कर रहे होंगे तो हमको मिनिमम ईयर और मैक्सिमम ईयर देना पड़ेगा। तो वो तो अंदाजा में देंगे ना, तो उससे बेटर है कि पहले ही आप नोट डाउन करके रख लो कि कितना हवा पे मिनिमम फ्लूइडाइजेशन हो रहा है और कितना हवा छोड़ने से मैक्सिमम फ्लूइडाइजेशन हो रहा है। मैक्सिमम फ्लूइडाइजेशन का मतलब क्या है, ये मेरा रिंग ट्यूब से यहां तक आ रहा है, ये एएफडीसी बॉयलर के केस पे। सीएफडीसी होने से फुल फ्लूइडाइजेशन होता है, सर्कुलेटिंग होता है, वो निकल जाता है। अब अगर यहां तक बेड मटेरियल चढ़ने में जितना मेरा एयर फ्लो चाहिए, और उतने एयर फ्लो के लिए मेरा वीएफडी का आरपीएम या फिर डंपर का पोजीशन कितना होना चाहिए, वो नोट डाउन करके रख लेंगे। तो जब मुझको यहाँ पे मैक्सिमम फ्लूइडाइजेशन कराना पड़ेगा तो मैं उतना ही आरपीएम डायरेक्टली दे दूंगा, उतना मैक्सिमम फ्लूइडाइजेशन हो रहा होगा। ये होता है मेरा बेड स्टडी। ठीक, सो डीपी स्टडी कर लिया, बेड स्टडी कर लिया, मतलब फ्लूइडाइजेशन, मिनिमम फ्लूइडाइजेशन एंड मैक्सिमम फ्लूइडाइजेशन को नोट डाउन कर लिया। और हर एक
मैक्सिमम फ्लूइडाइजेशन, ये इसका नोट डाउन कर लिया और हर एक कंपार्टमेंट के लिए नोट करके रखें। सबके लिए थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, लेकिन जब हम स्टडी करेंगे तो मुझको फर्नेस प्रेशर माइनस पे रखना है, -5। एम आई क्लियर? अब हमने पहले डीपी स्टडी किया, उसके ऊपर बेड मटेरियल बिछाया, उसके बाद बेड स्टडी किया। बेड स्टडी करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, ड्राई चारकोल दे रहे हैं 1 नंबर कंपार्टमेंट पे, उसके ऊपर वेट चारकोल दे रहे हैं और उसके ऊपर स्वैब बना के आग लगा दे रहे हैं। जब लगेगी आग तो हम डंपर, आईडी फैन, एफडी फैन, पीए फैन तीनों चल रहा है, लेकिन कोई डंपर ओपन नहीं है। ठीक है, ये सब पीए कंपार्टमेंट डंपर एंड एफडी कंपार्टमेंट डंपर ये बंद रहेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जस्ट जो नॉट, क्योंकि आपका मैनहोल खुला हुआ है तो नेचुरल जो ड्राफ्ट है वही हवा चल रहा है, उसी हवा के वजह से यहाँ पे आग धीरे धीरे जलेगा, उसी ऑक्सीजन में नॉर्मल ड्राफ्ट पे जलेगा। और फिर जब हम देखेंगे हाँ यार ये तो अभी टॉप टेम्परेचर इतना बढ़ चुका है, अब मुझको मिक्सिंग देना चाहिए, तो हम एक ही बार में इसको मैक्सिमम फ्लूइडाइजेशन टेम्परेचर पे खोलेंगे, बंद कर देंगे, तुरंत खोला बंद किया, बस मिक्सिंग देके बंद। अब मेरा टॉप एंड बॉटम टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। जब टॉप एंड बॉटम टेम्परेचर दोनों साथ में बढ़ेगा, 600 डिग्री पे जाएगा, तो हम 1 नंबर कंपार्टमेंट का क्या करेंगे, पीए कंपार्टमेंट नंबर खुला हुआ है, कोल फीडर ऑन करेंगे, कोल फीडर ऑन करेंगे। यहां पे इंटरलॉक्स क्या होगा, ये तो हो गया फैन का आईडी फैन, पीए फैन एंड देन एफडी फैन, ये तीनों तो चल ही रहा है। तीनों का डंपर खोल के रखे, सक्शन डंपर, डिलीवरी डंपर, उतना खोले हैं जिससे मेरा ड्राफ्ट मेंटेन हो, और मिक्सिंग दिए तो ये वाला खोले, यहाँ पे बना, फिर से बंद कर दिए इसको। ठीक है, एफडी ये होगा मेरा एफडी कंपार्टमेंट डंपर, और जो कोल नोजल के साथ कनेक्टेड है, कोल नोजल के साथ जो कनेक्टेड है, ये होगा मेरा पीए डंपर यहाँ पे। तो हमेशा एफडी कंपार्टमेंट डंपर खोलने से पहले पीए कंपार्टमेंट डंपर का खोलना जरूरी है। एफडी कंपार्टमेंट डंपर खोलने से पहले पीए कंपार्टमेंट डंपर का खोलना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर पीए लाइन से हवा नहीं आ रहा है और हमने एफडी कंपार्टमेंट डंपर खोल दिया, तो फ्लूइडाइजेशन हो जाएगा और ये बेड मटेरियल जाके इस कोल नोजल पे के अंदर जमा हो जाएगा, तो पीए लाइन मेरा चौक हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे इंटरलॉक हम देंगे, पीएससी का इंटरलॉक देंगे एफडीसी के साथ। जब तक आपका पीए कंपार्टमेंट डंपर नहीं खुलेगा तब तक एफडी कंपार्टमेंट डंपर नहीं खुलेगा। और लॉजिक ऐसा बनाएंगे कि पीए कंपार्टमेंट डंपर सिर्फ इसका नहीं, इसके बगल वाला भी पीए कंपार्टमेंट डंपर का भी खुलना जरूरी हो, तब जाके 1 नंबर का एफडीसी खुले। फिर एफडीसी 2 अगर खोलना है तो उससे पहले एफडी कंपार्टमेंट 3 नंबर का पीए कंपार्टमेंट डंपर खुलना जरूरी है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पकड़ लो आपने फ्लूइडाइजेशन यहां पे कराया इसमें, अब इस कंपार्टमेंट का जो कोल नोजल है, एक कोल नोजल तो इस बेड के बगल में ही रहेगा, तो यहां पे उड़ेगा तो इधर थोड़ा तो जाएगा ना, बगल में तो थोड़ा बहुत तो जाएगा ही, तो उसको चोक करेगा। इसीलिए जरूरी यह है कि बगल वाला कंपार्टमेंट जो है उसके कोल नोजल से भी हवा आती रहे पीए का। समझ में आ रहा है? आपने नोटिस नहीं किया और पीए कंपार्टमेंट, पीए लाइन पे बेड मटेरियल भर गया, और जैसे ही आपका टेम्परेचर पहुंचा, आपने चाहा कि मैं अपना कोल फीडर ऑन कर दूं, कोयला जाए, कोयला जाएगा नहीं, तो लाइट अप हो जाएगा, फेल। एक बार लाइट अप फेल मतलब पानी की बर्बादी, फ्यूल की बर्बादी, बेड मटेरियल का वेस्टेज, और फिर से इतना समय।
फिर से ड्रेन करो, फिर से बिछाओ, फिर से वही सारा ताम झाम। तो बॉयलर को लाइट अप करना एक काफी चैलेंजिंग जॉब है, काफी चैलेंजिंग जॉब है। थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो आपको गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ पे हमारे इंस्ट्रूमेंट का क्या क्या देखने को मिल रहा है? एक तो थर्मोकपल देखा हमने, तो ईयरबॉक्स प्रेशर मेंटेन करना है तो फिर ईयरबॉक्स के साथ हम लोग एक प्रेशर ट्रांसमीटर लगाएंगे। और वो प्रेशर ट्रांसमीटर किस में होगा? एमएमडब्ल्यूसी पे होगा। एमएमडब्ल्यूसी याद है, 1 kg प्रेशर इक्वल टू कितना एमएमडब्ल्यूसी? 1000। वन, तुम लोग अगर भूल जाएगा ना चीजें तो फिर बेकार है मेरा चिल्लाना। 1 एमएमडब्ल्यूसी इक्वल, सॉरी, 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच एमएमडब्ल्यूसी प्रेशर? 10,000, 10 मीटर ऑफ डब्ल्यूसी, 10 मीटर। और क्या चाहिए मुझको यहाँ पे? एक फार्नेस टेम्परेचर मेजर करना है। तो फार्नेस टेम्परेचर के लिए हम यहाँ पे फर्नेस के रिंग हेडर के ऊपर यहाँ पे कहीं एक थर्मोकपल लगाएंगे, जिससे हमको फर्नेस टेम्परेचर मिले। फर्नेस टेम्परेचर यूजुअली कितना होना चाहिए? 750 से 850, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर यह टेम्परेचर आगे बढ़ा तो 1100 डिग्री में क्या हो जाएगा? ऐश फ्यूजन टेम्परेचर क्या है? और एक बार ऐश फ्यूज हुआ तो क्लिंकर बनेगा। क्लिंकर बना तो बेड मटेरियल फ्यूज होगा, क्योंकि बेड मटेरियल का फ्यूजन टेम्परेचर कितना है? 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ रहा है बातें? क्या लॉजिक एंड इंटरलॉक समझ में आ रहा है? तो आपने को ये ध्यान रखना है कि इसका टेम्परेचर जो हो कि ये 750 800 डिग्री, 850 डिग्री के अंदर रहे। मैक्सिमम 900 डिग्री, उससे ऊपर ना जाए, रिस्की हो जाएगा बेड का टेम्परेचर, उससे ऊपर जाएगा तो। एंड फर्नेस प्रेशर टेम्परेचर जो है 850 के करीब में। तो इंटरलॉकिंग में आईडी, पीए, एफडी, और एफडी खोलने के बाद अब कोल फीडर खोलने से पहले क्या होगा? कोल फीडर खोलने से पहले अपने को एफडीसी खोलना पड़ेगा। एफडीसी खोलने से पहले क्या होगा? इसके बाद पीए कंपार्टमेंट डंपर, उसके बाद एफडी कंपार्टमेंट डंपर, और उसके बाद आएगा आपका कोल फीडर। अगर एफडी कंपार्टमेंट डंपर नहीं खुला है इसका मतलब फ्लूइडाइजेशन नहीं हो रहा है, तो कोयला आएगा तब तो स्टैटिक बेड पे आ जाएगा। और अगर पीए कंपार्टमेंट डंपर नहीं खुला है इसका मतलब कोल नोजल से हवा आ ही नहीं रहा है। आप अगर कोयला छोड़ दोगे तो ये आके कोल नोजल को चोक करेगा, सॉरी कोल नोजल बोल रहा हूँ, यहाँ पे मिक्सिंग नोजल को चोक करेगा।
अब यहां से इंटरलॉक्स को एक बार फिर से देखो, आईडी का इंटरलॉक किसके साथ है? आईडी का इंटरलॉक किसके साथ है? आईडी का स्टार्टिंग इंटरलॉक किसके साथ है? दो टाइप के इंटरलॉक होंगे, एक हम बोलेंगे स्टार्टिंग इंटरलॉक और एक होगा ट्रिपिंग इंटरलॉक। स्टार्टिंग इंटरलॉक किसके साथ है आईडी का? आईडी का स्टार्टिंग इंटरलॉक है ड्राम लेवल के साथ। ड्राम लेवल हाई हाई कि ड्राम लेवल हाई भी नहीं होना चाहिए और लो भी नहीं होना चाहिए। लो कितने पे रखेंगे? लो ड्राम लेवल का अलार्म होगा आपका 22% पे लो अलार्म होगा, 10 to 12% पे आप ट्रिपिंग दे दो। तो लो मतलब 10% और हाई हाई मतलब 80%। 80% जाएगा ड्राम लेवल तब भी ट्रिप कर जाए, ट्रिपिंग इंटरलॉक पे आएगा। 80% जाएगा तब भी ट्रिप कर जाएगा आईडी फैन, और नीचे 10% आएगा तब भी ट्रिप कर जाएगा। ठीक है। स्टार्टिंग और ट्रिपिंग दोनों ही इसके ड्राम लेवल के साथ है ना। स्टार्टिंग में 10% से ऊपर होना चाहिए। स्टार्टिंग में 10% से ऊपर होना चाहिए ड्राम लेवल। 10% से नीचे होगा तो स्टार्ट नहीं करना चाहिए आईडी फैन। ठीक। और नॉर्मल जो आईडी फैन है तो मोटर है, और मोटर के साथ का नॉर्मल इंटरलॉक एक तो प्लेन इंटरलॉक्स होता ही है सबका। क्या क्या इंटरलॉक होता है? एक रिमोट लोकल सिलेक्टर स्विच का इंटरलॉक होगा, ओवरलोड रिले का इंटरलॉक होगा। हम्म। तो ओवरलोड ट्रिप नहीं है, मोटर रिमोट मोड पे है, तो ये सारी जो नॉर्मल इंटरलॉक है। सक्शन डंपर एंड डिलीवरी डंपर का इंटरलॉक होगा। आईडी फैन है, फैन क्या, सक्शन डंपर और डिलीवरी डंपर क्या होना चाहिए? स्टार्टिंग में एक फैन का सक्शन डंपर एंड डिलीवरी डंपर क्या होना चाहिए? स्टार्टिंग टाइम पे बंद होना चाहिए। खुला रखोगे तो वो तो पूरा लोड पे आ जाएगा ना फैन, ओवरलोड पे आपका मोटर ट्रिप करेगा। तो फैन के केस पे सक्शन एंड डिलीवरी दोनों बंद होने चाहिए, फिर नॉर्मल रनिंग पे आने के बाद आप धीरे धीरे खोल दो। ठीक है। तो ड्यूरिंग स्टार्टिंग किसी भी फैन के मोटर का इंटरलॉक जो होगा, रिमोट लोकल और ओवरलोड ट्रिपिंग ये तो रहेगा ही रहेगा। साइमल्टेनियसली हमको सक्शन डंपर एंड डिलीवरी डंपर बंद चाहिए। उसके साथ और एक चीज कनेक्ट होना चाहिए। पकड़ लो आईडी फैन कितना होगा मेरे पास, दो आईडी फैन होगा। एक को हम स्टैंड बाई रखेंगे, तो जो रनिंग में जिसको हम लाइन पे ले रहे हैं उसका तो सक्शन एंड डिलीवरी बंद होना ही होना है, साथ में जो स्टैंड बाई है ना उसका भी सक्शन डिलीवरी बंद चाहिए मेरे को। अदरवाइज जो दूसरा वाला मोटर है वो रनिंग में चाहिए। अगर रनिंग में हो, देखो इंटरलॉक कैसे लिखना पड़ेगा, सोचो कॉम्प्लेक्स है। कि अगर मेरा आईडी फैन एक नंबर को मैं चलाने वाला हूं, तो या तो मेरा आईडी फैन दो नंबर जो है वो ऑलरेडी रनिंग में हो। रनिंग में होने से उसका डंपर खुला होने से मेरे को दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो एयर सप्लाई कर ही रहा है।
लेकिन अगर 2 नंबर आईडी फैन भी बंद है, 1 नंबर भी बंद है और 2 नंबर भी बंद है, तो जब मैं 1 नंबर को चलाने वाला हूं तो इसका सक्शन एंड डिलीवरी भी बंद चाहिए और इसका भी सक्शन एंड डिलीवरी भी बंद चाहिए मुझको, दोनों का। क्योंकि दोनों का हेडर जो होगा वो सेम हेडर होगा। तो एक चलेगा और दूसरा वाला अगर खुला है तो हवा क्या होगा, इधर से चला जाएगा, प्रोसेस में जाएगा, कुछ इधर से जाएगा, इसको ओवरलोड कराएगा। ये रहा मेरा ID1, या फिर एक पंप पकड़ लो, मैं FD पकड़ता हूँ, ID पकड़ता हूँ, दोनों का हेडर ये रहा। FD फैन ले लो, ये भी एटमॉस्फेयर से ले रहा है, ये भी एटमॉस्फेयर से ले रहा है हवा, है ना। अब पकड़ लो, मुझको ये FD1 जो है इसको चलाना है और FD2 जो है वो बंद है। इसको जैसे चलाएंगे तो इसका हवा यहां से जा रहा है प्रोसेस पे, दोनों का प्रोसेस पे सेम। अगर ये चलता है और इसका अगर सक्शन एंड डिलीवरी जो है वो दोनों ओपन है, तो जैसे इस ये हवा को डिलीवर करेगा तो कुछ पार्ट इधर जाएगा तो कुछ पार्ट तो इधर से निकल जाएगा ना एटमॉस्फेयर, इसको ओवरलोड कराएगा। इसीलिए अगर ये वाला मोटर मेरा बंद है, फैन बंद है, तो इसका सक्शन एंड डिलीवरी बंद चाहिए, ताकि कोई लीकेज पासिंग ना हो। तो ये डिलीवर करेगा, इधर से जाएगा। और स्टार्टिंग में इसका भी सक्शन एंड डिलीवरी बंद चाहिए। जब मोटर एक बार चल जाए उसके बाद आप सक्शन को खोल के रखो। स्टार्टिंग के बाद, क्योंकि ड्यूरिंग स्टार्टिंग क्या होता है, ड्यूरिंग स्टार्टिंग मेरा होता क्या है, करंट ज्यादा लेता है, स्टार कनेक्शन में है 1.5 टाइम्स 1.7 टाइम्स ज्यादा करंट लेगा। अगर वो लोड पे आ गया तो फिर बहुत ज्यादा करंट लेगा, ओवरलोड रिले ट्रिप करेगा। तो एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर इन आवर माइंड कि क्या क्या हो सकता है। आपका कोई एक मोटर है और वो बार बार ट्रिप कर रहा है, चला रहे हैं ट्रिप कर रहा है, चला रहे हैं ट्रिप कर रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से ट्रिप कर रहा है, क्यों ओवरलोड हो रहा है बार बार, एवरीथिंग इज स्मूथ। हो सकता है इधर से पासिंग हो रहा है। तो यू मस्ट बी वेरी मच टेक्निकली, लॉजिकली वो चीज पे क्लियर होना चाहिए कि हाँ यार ये कारण हो सकता है इसके पीछे। हम चला रहे हैं और एफडी फैन ट्रिप कर जा रहा है बार बार ओवरलोड पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जाके देखोगे तो ये FD2 नंबर जो है ना वो उल्टा घूम रहा होगा, क्योंकि इधर से हवा जाएगा तो क्या होगा, इसका नॉर्मल रोटेशन से उल्टा घूम रहा होगा। और अगर ये उल्टा घूम रहा है, पकड़ लो इसको चलाए, इधर से हवा निकल गई, इसको उल्टा घुमाया तो ये ट्रिप किया, ऑपरेटर क्या करेगा, तुरंत दूसरा वाला स्टार्ट करेगा। और ये ऑलरेडी उल्टा घूम रहा है, उसमें जैसे ही उसने स्टार्ट कमांड दिया तो क्या होगा, ये और ज्यादा करंट लेगा, ये भी ट्रिप कर जाएगा, दोनों ट्रिप कर जाएंगे। फिर उस वक्त आपका बॉयलर बंद होना पक्का। किसी को कुछ समझ में आएगा नहीं उस वक्त हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। तो ये सब लाइन बाय लाइन चीजों को समझना और उसकी क्रिटिकलिटी को समझना जरूरी है कि कहाँ पे क्या हो सकता है, क्यों देते हैं हम इतना इंटरलॉक। तो यहाँ पे इंटरलॉक्स में देखो, ID1 या फिर ID2, दोनों का क्या इंटरलॉक है, ड्रम लेवल के साथ है, इसका प्रोसेस के साथ और कोई लेना देना है नहीं आईडी का। आईडी चालू होने के लिए बाकी फैन के चालू होने का कोई जरूरत नहीं है, कोल फीडर से इसको कोई लेना देना नहीं, इसको सिर्फ लेना देना है एक चीज से, वो है ड्रम लेवल। ड्रम लेवल 10% से ऊपर हो और 80% से नीचे हो तो ये चलेगा, ठीक। इसको ड्राफ्ट से भी कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग हाई ड्राफ्ट पे आईडी का ट्रिपिंग देते हैं, नहीं चाहिए, देना चाहिए, जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर ड्राफ्ट आईडी फैन को अगर हम फाइनेंस ड्राफ्ट निगेटिव पे ट्रिपिंग देंगे ना, तो उसमें दिक्कत है। क्या दिक्कत है, पकड़ लो, रनिंग नॉर्मल रनिंग है, रनिंग में क्या हो रहा है, एफडी फैन ट्रिप कर गया, हो सकता है फ्लक्चुएशन में किसी भी कारण से एफडी फैन ट्रिप करे। जैसे ही एफडी फैन ट्रिप करेगा तो हवा तो आएगी नहीं इसके अंदर,
आईडी चल रहा है, आईडी चल रहा है, तो फिर फाइनेंस ड्राफ्ट क्या होगा, पूरा का पूरा निगेटिव पे जाएगा, -100 से ऊपर जाएगा। उस वक्त अगर आपने आईडी भी ट्रिप करा दिया, तो जैसे आईडी ट्रिप करेगा तो आपका पीएफएन भी ट्रिप करेगा। तो ट्रिप सिर्फ किया था एफडी फैन, और उसके वजह से आपने आईडी पीए भी ट्रिप करा दिया। अब ऑपरेटर को डबल झमेला, उसको फिर से आईडी चलाना है, पीए चलाना है, एफडी चलाना है, सारे डंपर्स को बंद करने हैं, फिर से चलाने हैं, तो दिक्कत वाली बात होगी। तो आईडी फैन अगर चल रहा है, एफडी नहीं चल रहा है, तो फिर फर्नेस प्रेशर निगेटिव होगा। ऑपरेटर क्या कर सकता है, उसके डंपर को बंद कर दे सकता है कि थोड़ा सा बंद करके रख दो, ड्राफ्ट मेंटेन रहेगा। आईडी को बंद करने की जरूरत नहीं, फैन को बंद करने की जरूरत, ठीक है। सो लॉजिकली पूरा का पूरा बहुत अच्छे से एक एक चीज का क्लियर होना जरूरी है, तो फॉल्ट फाइंडिंग करने में बहुत आसानी होती है। अगर आपको लाइन सर्किट क्लियर नहीं है या फिर लॉजिक क्लियर नहीं है, तो फॉल्ट फाइंडिंग करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। मतलब फैन होगा तो स्टार्टिंग में कोई भी इंडस्ट्रियल फैन है, उसके स्टार्टिंग में मुझको सक्शन डंपर और डिलीवरी डंपर बंद ही रखने हैं, चाहे वो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट है, चाहे वो पीए फैन है, चाहे वो एफडी फैन है। सक्शन और उसका तो लॉजिक बता दिया ना। अगर वो खुला रखोगे, फैन है भाई, हवा खींचेगा, हवा खींचेगा तो ओवरलोड पे आएगा। ड्राम लेवल का बात कर रहे हैं, ड्राम लेवल हाई होने से क्या दिक्कत आएगी, कैरी ओवर। लो होने से क्या होगी, बॉयलर का स्टार्वेशन। इससे बचने के लिए हम लोग आईडी को बंद कर दे रहे हैं, क्योंकि आईडी ऐसा है कि आईडी को अगर बंद करोगे तो सारे इक्विपमेंट आपके बंद हो जाएंगे, तो पूरा एंटायर बॉयलर बंद हो जाएगा। सो बॉयलर का ट्रिपिंग जब बोलेंगे, बॉयलर का ट्रिपिंग का मतलब होता है आईडी का ट्रिपिंग। अगर सारे इक्विपमेंट बंद हो गए और आईडी फैन चल रहा है, तो फिर बॉयलर ट्रिपिंग नहीं बोलेंगे हम लोग। बॉयलर ट्रिपिंग मतलब आईडी फैन का ट्रिपिंग, ठीक है। तो ये हो गया आईडी का इंटरलॉक्स, समझ में आ गया पूरा क्या क्या, एक बार रिवाइज करते हैं। आईडी फैन ट्रिप कब करना है, ड्राम लेवल हाई एंड ड्राम लेवल लो, और किसी के साथ कोई मतलब नहीं है। बाकी जो नॉर्मल इंटरलॉक्स है वो तो है, स्टार्टिंग इंटरलॉक्स में इसके डंपर्स क्लोज चाहिए मुझको, और फिर उसके चलने के बाद 3 सेकंड के अंदर आप खोल दो, सक्शन डंपर खोल के रखो। डिलीवरी डंपर खोलने की जरूरत नहीं है, सक्शन खोल के रखो। अगर स्टैंड बाई मोटर है तो उसका भी सक्शन एंड डिलीवरी बंद होना चाहिए। अगर वो नहीं चल रहा है तो, चल रहा है तो बंद करने की जरूरत नहीं है। पकड़ लो, ये चल रहा है, ये भी रनिंग में है, तो ये जब रनिंग में है तो ये हवा दे रहा था, इसका तो ओपन ही था, तो ये हवा दे रहा था, इधर से जा रहा है। अब मैं इसको चलाना चाहता हूँ, तब इसको बंद करना जरूरी है क्या, नहीं है, तो इसको चलाओ। इसका बंद होना जरूरी है चलने के टाइम। एम आई क्लियर एवरीवन? अब देखो कि अगर आईडी फैन के इंटरलॉक समझ गए, इसका ट्रिपिंग इंटरलॉक क्या है, सेम है, 10% से नीचे, 80% से ऊपर। इसमें दो अलार्म भी लगाएंगे कि ड्राम लेवल हाई एंड ड्राम लेवल लो। हाई मतलब 70% पे रखो, 75 पे रखो, लो मतलब 22 पे रखो। उससे क्या होगा, आपको पहले से पता चल जाएगा यार ड्राम लेवल जा रहा है, मुझको मेंटेन करना। ये अलार्म है। देखो हमारा लैंग्वेज, इंस्ट्रूमेंट का लैंग्वेज ये है। आपको कहीं पे भी हाई लिखा होगा या लो लिखा होगा, लो एलो, हाई, ये हाई नहीं, हाई ये चाहिए। तो हाई का मतलब होता है अलार्म, लो का मतलब होता है अलार्म। हाई हाई एंड लो लो का मतलब होता है ट्रिपिंग। हाई हाई मतलब वेरी हाई, लो लो मतलब वेरी लो। तो ये इंस्ट्रूमेंट का लैंग्वेज है। कहीं पे भी आप देखोगे तो हाई हाई लो लो लिखा मिलेगा, तो अलग से ट्रिपिंग बोल के लिखा नहीं होगा। तो हम देखने से समझ जाते हैं, अच्छा बॉयलर ड्रम लेवल हाई हाई ट्रिप, हाई अलाउ।
ठीक है। आईडी फैन का हो गया आपका। अब आते हैं पीएफएन में। पीएफएन का इंटरलॉक किसके साथ है? प्रोसेस के साथ, कोई लेना देना नहीं है पीए का। पीए का इंटरलॉक है आईडी फैन के साथ। अगर आईडी फैन दोनों में से कोई भी एक चल रहा है तब जाके आपका पीएफएन चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अगर कोई भी एक पीएफ आईडी फैन चलना पड़ेगा तब जाके मेरा पीएफएन चलेगा। बाकी जो नॉर्मल इंटरलॉक है इसका भी ओवरलोड के साथ रहेगा, इसका भी आपका रिमोट लोकल सिलेक्टर स्विच के साथ रहेगा, इसका भी आपका सक्शन डंपर डिलीवरी डंपर बंद होना पड़ेगा, वो तो है ही। साथ में प्रोसेस के साथ क्या है, आईडी फैन का चलना पड़ेगा इसको चलाने से पहले। इसका ट्रिपिंग इंटरलॉक में क्या आएगा, दोनों आईडी फैन अगर बंद हो गए तब जाकर ट्रिप कर जाए, कोई भी एक चल रहा है तो चलता रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट कौन सा फैन आता है, एफडी फैन। इसमें क्या है इंटरलॉक, एफडी फैन पे मतलब हाँ, तो आईडी फैन के साथ ही है ना, कोई भी एक आईडी फैन, ID1 और ID2 ऑन फीडबैक अगर है तो पीएफएन चलेगा। ID1 एंड ID2 फीडबैक नहीं है तो पीएफएन बंद हो जाएगा। तो कहीं कहीं पे आपको स्टार्टिंग इंटरलॉक एंड ट्रिपिंग इंटरलॉक सेम मिलेंगे, कहीं कहीं पे स्टार्टिंग इंटरलॉक और ट्रिपिंग इंटरलॉक अलग होंगे। जैसे स्टार्टिंग इंटरलॉक पे हमको देखने को मिल रहा है कि सक्शन डंपर एंड डिलीवरी डंपर बंद चाहिए, लेकिन सक्शन डंपर और डिलीवरी डंपर बंद होने से मोटर फिर से बंद नहीं होना चाहिए ना, तो ट्रिप नहीं करना चाहिए। मेरी जरूरत है भाई, मैं डिलीवरी डंपर को बंद करके रखूंगा, अभी जरूरत है मेरा तो मोटर चलता रहे, फैन चलता रहे, लेकिन मैंने डिलीवरी डंपर को बंद कर दिया है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग इंटरलॉक एंड ट्रिपिंग इंटरलॉक सेम नहीं है, लेकिन 10% ड्राम लेवल के ऊपर रहना जरूरी है स्टार्टिंग के लिए भी, और नीचे आएगा तो ट्रिप कर जाएगा। ठीक, यहाँ पे स्टार्टिंग इंटरलॉक और ट्रिपिंग इंटरलॉक सेम मैच कर रहा है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें मिल रही है। एक बार स्टार्टिंग का देख रहे हैं और सिमिलरली ट्रिपिंग का भी देख रहे हैं। एफडी फैन का बताओ, एफडी फैन में क्या होगा, स्टार्टिंग इंटरलॉक होगा पीएफएन के साथ, कि पीएफएन चलना चाहिए। अब पीएफएन का चलना मतलब आईडी फैन का चलना, तो अलग से आईडी फैन देने की जरूरत नहीं है मुझको। सो पीएफएन रनिंग रहे, या तो पीएफएन 1 या फिर पीएफएन 2, दोनों में से कोई एक पीएफएन चलता रहे, तब जाके मेरा एफडी फैन चलेगा। और इसमें और एक क्या रहेगा कि फार्नेस प्रेशर जो है वो लेस देन +25 mmWc हो। फर्नेस प्रेशर मस्ट बी लेस देन +25 mmWc। ठीक है, तो यहां पे जो फर्नेस है मेरा, फर्नेस प्रेशर इन जनरल हम नॉर्मल रनिंग पे कितना मेंटेन करते हैं, ±5 mmWc मेंटेन करते हैं, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, लेकिन लगभग जीरो, बैलेंस ड्राफ्ट है। वहीं पे अगर यही फर्नेस प्रेशर बढ़ के +25 mmWc हो जाएगा तो +25 mmWc पे एफडी फैन ट्रिप कर जाना चाहिए। अगर एफडी ट्रिप नहीं करेगा तो क्या होगा, फर्नेस प्रेशराइज्ड होगा, बाहर तरफ आग फेंकेगा, है ना, ये मैनहोल से आग निकलने लगेगा, आपका वाटर वॉल जो है वो प्रेशराइज्ड होगा। तो ये सारी बातों के लिए फर्नेस का +25 mmWc पे हम लोग ट्रिपिंग करा देंगे। अब जैसे ही एफडी फैन ट्रिप करेगा
एफडी फैन ट्रिप करने से ये -100 पे चला जाएगा, हाईएस्ट आपका कितना होता है, -100 200 mm। तो फ्लू गैस को खींच के आईडी फैन निकाल रहा होगा, हीट लॉस हो रहा होगा उस वक्त। तो ऑपरेटर का काम है तुरंत वो आईडी को डंपर क्लोज कर दे, आईडी फैन को बंद ना करे, आईडी फैन के डंपर को क्लोज कर दे, या फिर उस अगर बीएफडी में चल रहा है तो उसका आरपीएम लो कर दे। जब बीएफडी पे हम चलाते हैं फैन को तो हमारा जो सक्शन डंपर और डिलीवरी डंपर होता है दोनों फुल ओपन रहता है, तो हम डंपर कंट्रोल नहीं करते। ड्राफ्ट को कंट्रोल करने का दो तरीका है, या तो हम डंपर कंट्रोल करेंगे या फिर बीएफडी से आरपीएम कंट्रोल करेंगे। अगर हमारा मोटर में फैन में अगर बीएफडी है तब तो हम आरपीएम को बढ़ा बढ़ा के ड्राफ्ट को बढ़ा सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अगर बीएफडी नहीं है तो वहां पे रेगुलेटिंग पावर सिलेंडर क्या होना जरूरी है, ताकि हम परसेंटेज में डंपर को ओपन और क्लोज कर सके। डिलीवरी डंपर सक्शन डंपर फुल ओपन फुल क्लोज रहे, डिलीवरी डंपर रेगुलेटिंग रहे। समझ में आ रहा है ना लॉजिक? तो फार्नेस का प्रेशर का पॉजिटिव होना एफडी के लिए हानिकारक ट्रिप कर जाएगा, उतना ध्यान में रखना है अपने को। और पीएफएन का चलना जरूरी है, इसका स्टार्टिंग भी सेम, ट्रिपिंग भी सेम। स्टार्टिंग में कोई भी एक पीएफएन चलना चाहिए, ट्रिपिंग में दोनों पीएफएन का ऑफ होना जरूरी है। फर्नेस ड्राफ्ट लेस देन +25 mmWc तब जाके चलेगा। अब ये तीनों फैन चलाने का प्रोसीजर क्या है? पहले आपने आईडी चलाया, फिर पीए चलाया, फिर एफडी चलाया, डंपर सारे बंद है, और उसके बाद आपने एक एक करके डंपर खोल दिए। सक्शन डंपर तीनों का खोल के रख दो, डिलीवरी डंपर नहीं खोले, सक्शन डंपर तीनों का खोल दिए। समझ में आ रहा है? उसके बाद जब आपको जरूरत है फ्लूइडाइजेशन की तो आप क्या करेंगे? एफडीसी कंपार्टमेंट डंपर खोलेंगे फ्लूइडाइजेशन के लिए। तो एफडी कंपार्टमेंट डंपर खोलने से पहले आप मुझको पीए कंपार्टमेंट डंपर, वो भी बगल का पीए कंपार्टमेंट डंपर भी खोल देना पड़ेगा। अब जैसे पीए कंपार्टमेंट डंपर खोलेंगे तो इस लाइन से पीए का हवा आता रहेगा। पीए का हेडर प्रेशर कितना होता है? यह होता है आपका 1100 mmWc। 1100 mmWc का प्रेशर रहता है पीएफएन। ठीक, ये हेडर प्रेशर है पीए का। अब पीए का हवा आ रहा है, अब जाके आप क्या करोगे? एफडी कंपार्टमेंट डंपर खोल दोगे, तो यहाँ पे फ्लूइडाइजेशन होगा, तो फिर ये बेड मटेरियल जाके कोल नोजल को चॉक नहीं कराएगा। क्लियर? रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे? पीए और एफडी का, हाँ तो नहीं रखोगे तो ऑपरेटर गलती करेगा। यार किसी में मत रखो, कौन बोल रहा है रखने को? ये सारे तो हमारे सेफ्टी के लिए है, ताकि ऑपरेटर ऑपरेटर तो गलती कर ही सकता है ना। जो 20 साल से चला रहा है वो उससे भी एक बार गलती हो सकती है, इसको मारने में वो मार दिया। तो हम लोग क्यों ऑटोमेशन करते हैं, क्यों इंटरलॉक्स लगाते हैं? ताकि गलती कम हो। ह्यूमन एरर होता है, वो ह्यूमन एरर को कम करने के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ही तो ऑटोमेशन चाहिए। तो हमने पीएससी के साथ एफडीसी को लगा के रखा है। आप चाहोगे तब भी आप नहीं चला पाओगे, तो आपको एफडीसी चलाने से पहले पीए कंपार्टमेंट डंपर खोलना ही पड़ेगा, उसके बाद ही खुलेगा। वो वैसा लॉजिक हम क्रिएट करेंगे। लॉजिक नहीं देते हो तब तो खुल जाएगा, और जब ये सारे काम हो गए तब जाके मेरा कोल फीडर चलेगा, नहीं तो कोल फीडर नहीं चलेगा। अगर एफडी कंपार्टमेंट नहीं है तो पीए कोल फीडर नहीं चलेगा। एम आई क्लियर? तो देखो बॉयलर के सारे इंटरलॉक्स हमने कर लिए प्रोसेस के, एफबीसी बॉयलर के सारे इंटरलॉक्स हमने कवर कर लिए। आईडी एफडी पीए, आईडी पीए एफडी,
पीएससी, एफडीसी, कोल फीडर। लाइट अप का थोड़ा सा देखा कि किस ढंग से होता है, एक आइडिया मिल चुका है हमको। फर्नेस ड्राफ्ट, बैलेंस ड्राफ्ट फैन है, आईडी और एफडी दोनों मिलके हम बैलेंस मेंटेन करते हैं ±5 mmWc में। जो नेगेटिव ड्राफ्ट होता है, आईडी फैन खींच रहा है, उसको गैस प्लेनम प्रेशर भी बोला जाता है। यहाँ का प्रेशर को हम लोग लाइट अप से पहले क्या करते हैं, पहले डीपी स्टडी करते हैं, उसके बाद बेड स्टडी करते हैं। डीपी स्टडी करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? डीपी स्टडी करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो नोजल्स है मेरे, वो नोजल्स ठीक है कि नहीं है, वो उसको ध्यान में रखना। और डीपी प्लेट के वजह से कितना रेस्ट्रिक्शन आ रहा है, सिर्फ डीपी प्लेट की वजह से कितना रेस्ट्रिक्शन आ रहा है उसका पता लगा लेना। क्योंकि जब चल रहा होगा बेड, तब जो प्रेशर आएगा यहाँ पे, पकड़ लो जब रनिंग में है, तो यहाँ पे अभी मेरा 450 mmWc का प्रेशर दिखा रहा है। तो अगर 450 प्रेशर दिखा है, तो एक्चुअली बेड के वजह से कितना प्रेशर होगा? 350, क्योंकि 100 mmWc मुझको उस वक्त मिला था जब खाली डीपी प्लेट था और यहाँ पे -5 mmWc था। तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि मेरा बेड का हाइट कितना जा रहा है। ठीक है, क्योंकि बेड मटेरियल जब फ्लूइडाइज होता है, बेड मटेरियल का जो बल्क डेंसिटी होगा, बल्क डेंसिटी विल बी जस्ट लाइक वाटर। एनीवेज, चलो यहां तक क्लियर है। ये छोटा मोटा पार्ट नहीं है, बहुत बड़ा पार्ट हमने कवर किया हुआ है, और इसको यहाँ पे रखना बहुत जरूरी है। जो लोग बॉयलर चला रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो हर रोज ये सारी चीजें देख रहे हैं। एक बार देखने से ही उसको याद रह जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसलिए होता है, इतना आसान है ना। लेकिन इसी चीज को अगर आप बॉयलर का मैनुअल से निकालने लगते तो फिर आपकी जिंदगी गुजर जाती, नहीं निकलती। कि क्यों दे रहे हैं ये, इसका इसके साथ क्या है, क्या होता है, इंटरलॉक समझ में आता, लेकिन क्यों दे रहे हैं वो समझ में नहीं आता। ठीक है, आप लोगों के लिए चैलेंज क्या है? बिकॉज यू डू नॉट हैव बॉयलर इन योर हैंड, तो ये सारे नाम और सारे चीजें इमेजिनरी वर्ल्ड में है। अगर आपको लगेगा कि चलो ठीक है वैसा है, पढ़ लेंगे ब्लॉक डायग्राम टाइप, तो ये काम में आने वाला नहीं है। अगर इसको फील कर सकते हो, इतना सारा सर्किट कहाँ से पाइप से जा रहा है, क्या क्या हो रहा है, कौन से पोर्शन पे क्या हो रहा है, तो आपको याद रह जाएगा। उसके लिए रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उस ढंग से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ ना, कि आप लोग देख सकते हो कि अच्छा हाँ यहाँ से कोयला आ रहा है, यहाँ से पाइप आ रहा है, पाइप ऐसे कनेक्टेड है, इधर से ये नोजल है, नोजल का काम क्या है, क्या साइज रहता है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। कोयले का साइज -6 mm साइज का कोयला, चारकोल का साइज 10 से 15 सेंटीमीटर का चारकोल, लम्प्स लेंगे, लम्प्स है ना। इंटरव्यू पे जाओगे तो पूछता है ये सारे सवाल। ओके, सो आज के लिए इतना काफी है, उसको डाइजेस्ट करो पहले। एंड जितना सारा टरबाइन का सर्किट हो गया है, बॉयलर का सर्किट हो गया है, वो सारा मिला के देखते रहो डेली एक बार। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या है उसके ऊपर और भी जानना है तो उस पे भी जाओ, क्योंकि एक चीज पढ़ेंगे तो दूसरा चीज भुलाया जाएगा, मैं बता रहा हूँ। इसलिए रिवीजन जरूरी है। ऑटोमेशन पार्ट, इलेक्ट्रिकल पार्ट, इंस्ट्रूमेंट पार्ट, टरबाइन, बॉयलर, समझ रहे हो कितना सारा चीज आ रहा है अभी धीरे धीरे। सारा चीज रिवीजन जरूरी है, थियोरी भी और प्रैक्टिकल भी। ओके एवरीवन, बाय बाय।